दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, कभी इंटरव्यू का, कभी कॉलेज के बारे में। तो मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज इंटेल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोग के सामने शेयर कर रहा हूँ। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार दुबे और मैंने एनआईटी सूरत से बीटेक की है, उसके बाद मैंने आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया है और मेरी जॉब इंटेल में लगी है। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस तो बताऊंगा ही और मेरे साथ हैं राजदीप जो मेरे ही बैचमेट है और उनकी भी जॉब इंटेल में लगी है। तो हम चलिए चलते हैं राजदीप के पास, उनका इंट्रोडक्शन जानते हैं। हाय एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल जीतू को बहुत ज़्यादा थैंक्स मुझे बुलाने के लिए। तो मैंने भी मेरा बीटेक जो है एनआईटी सिलचर से किया था। 2017 में पास आउट हूँ एंड देन आई डिड ए वन जॉब इन एमएनसी एंड एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर में था। एंड देन आई स्विच क्योंकि मुझे कोर में जाना था, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना था। तो मैंने 2019 में आईआईटी दिल्ली ज्वाइन किया। जीतू का ही बैचमेट हूँ एंड now we are like about to pass out and fortunately we both of us got a job in Intel. या सो हम दोनों के बीच में एक सिमिलरिटी है कि हम दोनों ने एनआईटी से बीटेक किया है और जॉब भी हम दोनों की इंटेल में लगी है। तो दोस्तों, मुझे लगता नहीं है कि इंटेल के बारे में इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मैं इंजीनियर बना भी नहीं था और मैं लैपटॉप खरीदने गया तो मैंने i5 प्रोसेसर लिया था। तो ये जो प्रोसेसर होता है i3, i5, i7, ये सारे इंटेल ही बनाते हैं। आप भी जब लैपटॉप खरीदने जाते होंगे तो बोलते होंगे कि मुझे कौन सा प्रोसेसर चाहिए। तो ये सब जितने भी प्रोसेसर होते हैं ये इंटेल ही बनाती है। फिर भी हम चलते हैं राजदीप के पास और थोड़ा और जानने का ट्राई करते हैं इंटेल के बारे में। हाँ, तो मुझे भी i7 का लैपटॉप चाहिए था पर इट्स टू एक्सपेंसिव तो नहीं खरीद पाया जनरली। पर हाँ, आंसर में आते हैं तो हाँ, इंटेल प्रोसेसर बनाता है ये सबको पता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। पर उसके अलावा भी जैसे अभी हम लोग का लैपटॉप है तो उस पे मदरबोर्ड होता है जिसपे हम लोग जो चिप है उसको लगाते हैं। ठीक है, तो वो मदरबोर्ड भी होता है, इंटेल मैन्युफैक्चर करता है। प्लस हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, उस पर ग्राफिक्स कार्ड का जरूरत होता है। तो ग्राफिक्स कार्ड का भी एक गुड सप्लायर है इंटेल। प्लस जितने भी डिस्क्रीट कंपोनेंट होते हैं हमारे लैपटॉप में, तो उनको कम्युनिकेशन करने के लिए आपस पे हम लोग को नेटवर्किंग कंट्रोलर चाहिए होता है, तो वो भी इंटेल मैन्युफैक्चर करता है। तो इन वन लाइन इंटेल जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं लैपटॉप में वो सारे कुछ मैन्युफैक्चर करता है। तो जैसा कि आपने देखा कि इंटेल बहुत कुछ करता है, मैं यहाँ और कुछ बताना चाहता हूँ। रिसेंटली इंटेल ने मोबाइल के लिए भी प्रोसेसर बनाना स्टार्ट किया है, तो हो सकता है कि आप 1-2 साल में मोबाइल भी खरीदने जाएं तो आप बोलोगे कि नहीं, मुझे इंटेल का प्रोसेसर वाला मोबाइल चाहिए। और अगर आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में देखोगे तो जितनी भी सारी कंपनी आप कंपेयर करोगे तो उसमें इंटेल सब पे आता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो इंटेल सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। हाँ, इसमें मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ। जैसे आप सबको पता होगा मूरेस लॉ, जो कहता है कि इन एवरी 18 to 24 मंथ जितना भी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर होगा आपके प्रोसेसर में वो डबल होता जाएगा। तो मूरे ही इंटेल के को फाउंडर है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हाउ बिग इंटेल इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज। या तो दोस्तों, इंटेल आईआईटी दिल्ली में दो प्रोफाइल के लिए आई थी, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हाँ, पर इसमें भी जैसे अगर इंटेल 30 बच्चे को उठाता है तो उस पे मैक्सिमम हार्डवेयर में उठाता है। जैसे रफ रेशियो में 20-10 का होता है कि 20 हार्डवेयर में ले लिया और 10 को सॉफ्टवेयर में ले लिया। तो ज्यादातर वो लोग जो देते हैं वो हार्डवेयर में देते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इंटेल की इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कौन सा सब्जेक्ट आने चाहिए। तो बेसिकली एक डिजिटल आईसी डिजाइन होता है, कहीं कहीं मॉस वीएलएसआई, जैसे आईआईटी दिल्ली में उसको मॉस वीएलएसआई बोलते हैं, वो आपको आना चाहिए। और दूसरी चीज है कि आपको वेरीलॉग अच्छे से आनी चाहिए, फिर सी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर आपको इन लॉग आईसी आता है या दूसरे सब्जेक्ट आते हैं तो और वो एड ऑन होगा, बट आपको ये मिनिमम तो आने ही चाहिए। हाँ, और जैसे इंटरव्यू के पहले रिटर्न भी होता है, तो रिटर्न में जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है हार्डवेयर से, ठीक है, तो वो डिजिटल सब्जेक्ट से आता है, डिजिटल और प्लस एनालॉग। तो डिजिटल और एनालॉग का जो सिलेबस होता है वो गेट लेवल में ही होता है मैक्सिमम। तो 90% गेट लेवल से आता है और 10% to 5% थोड़ा एडवांस लेवल जो आपका एमटेक का सब्जेक्ट है उससे। ठीक है, प्लस सी और वेरिलॉग का भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन रहता है। हाँ तो बेसिकली मैं एग्जैक्ट कितने क्वेश्चन आते हैं वो बता देता हूँ।
तो आपको 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के आएंगे, 10 क्वेश्चन प्रोग्रामिंग के आएंगे जिसमें आपके सी लैंग्वेज के, डेटा स्ट्रक्चर के, वेरिलॉग के क्वेश्चन होंगे, और 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो हार्डवेयर डोमेन से आएंगे, जिसमें आपका गेट सिलेबस से ही मेन नहीं रहता है। कुछ क्वेश्चन आप बोल सकते हैं एमटेक लेवल के सब्जेक्ट के होते हैं, जैसे डिजिटल आईसी डिजाइन से होते हैं। और आपका जो दो क्वेश्चन है वो आपका थ्योरी वाला आएगा। तो वो उसमें क्या हाँ होता है कि आपको फाइनल जो आंसर होता है वो लिखना होता है उसमें। तो इस तरह से टोटल 52 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक के सेक्शनल टाइम होते हैं, मतलब आपको एक सेक्शन में इतना टाइम अलॉट किया गया है, दूसरे सेक्शन में इतना टाइम अलॉट किया गया है, इस तरीके से होता है। तो अगर टाइमिंग का मैं बताऊँ तो ओवरऑल 95 मिनट्स का होता है। हमारे टाइम में हुआ था तो प्लस माइनस 95 आपके टाइम में भी हो सकता है 95 मिनट्स का। तो उस पे जैसे जीतू ने बताया है एप्टीट्यूड का मतलब अलग अलग सेक्शन होता है, तो उस पे एप्टीट्यूड में वो लोग 15 मिनट्स देते हैं। हमारे टाइम में दिया था प्रोग्रामिंग में जिसमें आपका वेरिलॉग और सी आ गया, उस पे 15 मिनट्स। हार्डवेयर का जो क्वेश्चन होता है जो मैक्सिमम पोर्शन होता है उसके लिए 45 मिनट्स, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें 2 ही क्वेश्चन रहता है और वो उसके लिए 20 मिनट मिलता है, तो इन टोटल 95 मिनट्स। तो इस तरह से आपने रिटेन का पूरा स्ट्रक्चर जान लिया कि एक्चुअल में क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो होता है बच्चों का कि रिज्यूमे कैसे आप लोगों ने बनाया था। तो रिज्यूमे में बेसिकली आपको जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वही आप मेंशन कीजिए, भले आपके 4 ही आते हैं। अब दिखाने के लिए 6 कर दिया और आपको 2 प्रोजेक्ट नहीं आते हैं, तो हो सकता है कि वो जो 2 प्रोजेक्ट नहीं आते वही पूछ लिया जाए और आप फंस जाए। तो बेसिकली हाँ आप जो प्रोजेक्ट आते हैं वही मेंशन करना है। फिर दूसरी चीज हुई कि आपको एमटेक थेसिस जो चल रहा है वो आनी चाहिए। फिर आपके जो टेक्निकल स्किल है, लाइक आप वेरिलॉग जानते हो, मैटलैब जानते हो, ये आपको मेंशन करना है उसमें। कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो मेंशन करना है। वैसे जो टेक्निकल कंपनी होती है वो जनरली एक्स्ट्रा करिकुलर से नहीं पूछती है, टेक्निकल से ही पूछती है। तो थोड़ा अब हम राजदीप से जानते हैं कि उन्होंने रिज्यूमे बनाने के टाइम पे क्या क्या ध्यान दिया था। हाँ, तो एक्चुअली मेरा जो रेज्यूमे था जैसे जीतू ने बताया है कि प्रोजेक्ट आपको जो भी डालना है सोच समझ के डालना है, क्योंकि रेज्यूमे इट्स लाइक आपका क्वेश्चन पेपर है। इंटरव्यू में जो भी इंटरव्यूअर आपको पूछेगा वो रेज्यूमे से ही आता है। तो उस पे क्या होता है, अगर आप रेज्यूमे में इधर का उधर का कुछ भी प्रोजेक्ट डाल दिया और आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो आपका रिटर्न कितना भी अच्छा हो जाए आपको नहीं लेंगे वो लोग, ठीक है। तो ये सब सोच के हम लोगों ने क्या किया था कि जैसे आईआईटी दिल्ली में हम लोग जब एमटेक करते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट बन जाता है, हार्डवेयर रिलेटेड प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर मींस नॉट इन सी और सी प्लस प्लस, इट्स लाइक मैटलैब जो हार्ड मतलब रहता है ना वेरिलॉग का, उस तरह का प्रोजेक्ट। तो मैंने क्या किया था, मैंने 3 या 4 प्रोजेक्ट डाला था, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है। और मैंने अपना थेसिस को डाला था जो मैं एमटेक थेसिस अभी कर रहा हूँ, और उसी में ही मैं ज्यादा ध्यान दिया कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कहीं से भी तो मैं आंसर कर पाऊँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना रेज्यूमे को ज्यादा से ज्यादा जान ले, उस पर कुछ मिस हो जाएगा तो चांसेस बहुत कम हो जाता है। और आपका ऐसा होना चाहिए कि आपके किसी भी पॉइंट पे अगर क्लिक किया जाए तो इनफ इंफॉर्मेशन हो। ऐसा ना हो कि मैंने कोई वेबसाइट खोला, कोई लिंक खोला तो उसमें आता है कि ये पेज अपडेट होगा। अगर ऐसा होगा तो आपका फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो एक हाँ हाँ हर हाँ एक चीज पे आपका इनफ कंटेंट होना चाहिए, ताकि कुछ भी पूछे तो लगे कि बंदे ने जो भी लिखा है ईमानदारी से लिखा है और उसको वो चीज आती है। और अगर आप देखोगे तो जैसे मेरे, अगर आप रिज्यूमे देखते हो तो मेरा रिज्यूमे मेनली वीएलएसआई ओरिएंटेड ही था, ज्यादा चीजें वही थी। बट अगर आप राजदीप का देखते हो तो वीएलएसआई ओरिएंटेड तो थी, कुछ चीजें सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड भी थी। मतलब अगर आप राजदीप का देखते हो तो थोड़ा ज्यादा डाइवर्स था, माइक्रोवेव भी था। बेसिकली जो राजदीप है वो माइक्रोवेव स्पेशलाइजेशन से है, और मैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलाइजेशन से हूँ। तो मेरा वीएलएसआई ओरिएंटेड ज्यादा था, और राजदीप का वीएलएसआई का तो था ही, और भी डोमेन के थे। तो मैं चाहूंगा कि हाँ राजदीप एक्चुअली कुछ इस पे फोकस, कुछ बताएं अपने बारे में। हाँ हाँ, तो मेरा एक्चुअली बहुत ज्यादा एम था इंटेल के लिए कि मुझे तो इंटेल में ही मतलब मैक्सिमम जाना था। इंटेल में बाकी कोई कंपनी मिले वेल एंड गुड, पर इंटेल के लिए मुझे हर कुछ लगाना था। तो जैसे कि मैंने सीनियर से बात किया तो उसमें उन्होंने कहा कि इंटेल है हार्डवेयर कंपनी, क्योंकि आपको पता है कि इंटेल में सॉफ्टवेयर का भी एक होता है ब्रांच। और अगर उनको आपको एज ए हार्डवेयर लेना है, ठीक है, और आपको कुछ भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड आता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पाइथन बहुत अच्छा आता है, तो उस पे क्या होता है आपको एक अलग सा एज मिल जाता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने एनपीटीईएल से मशीन लर्निंग का एक कोर्स किया था।
सिंपल सा ही था, पर मैंने उसको उसको मैंने अपना सीवी में डाल दिया, तो वो देखे लाइक एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है आपको, ठीक है। तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा ऐसे, तो जैसे जीतू का था कि वो VLSI में ही था, तो मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप डाइवर्स इतना रखें, क्योंकि तब प्रिपरेशन प्रॉब्लम हो जाता है। आपको मशीन लर्निंग को भी रिवाइज करना पड़ेगा, VLSI को रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपका जो कोड है VLSI वो बहुत स्ट्रांग है, देन ओनली आप थोड़ा डाइवर्स करने का सोच सकते हो कि थोड़ा पाइथन का थोड़ा देख लो या सी का थोड़ा देख लो, ठीक है। तो एग्जैक्टली जैसा राजदीप बोल रहा है कि अगर डाइवर्स है तो थोड़े फायदे होंगे, बट उसके नुकसान भी हैं कि आपको वो डोमेन भी कवर करना पड़ेगा, और लास्ट में थोड़ा इतना ज्यादा कवर करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, मेरे को बहुत टफ हो गया था लास्ट में। चलो। ठीक है ना। हम्म। तो बेसिकली अब जब हम कोई भी एग्जाम देते हैं या इंटरव्यू देते हैं तो उसके एक रात पहले का एक अलग सा ही होता है। तो हम पहले राजदीप से जानते हैं कि वो कैसा होगा, उसके बाद मैं बताऊंगा अपना। तो राजदीप, आपका जो 30 नवंबर की रात थी, 1 दिसंबर को हमारा इंटरव्यू होना था, तो उस रात को आपको कैसा फील हो रहा था? ओके। तो उस रात के पहले मैं थोड़ा दूसरा रात के तरफ जाना चाहता हूँ। एक्चुअली गेट एग्जाम के पहले रात को मेरे साथ ये हुआ था कि नींद नहीं आया था, और मुझे पता था कि अगर नींद नहीं आता है तो एग्जाम या इंटरव्यू कैसे होता है। तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि 30 नवंबर के रात को सोना था, कि नींद आ जाए तो सब कुछ सही सही होगा। और हमारे यहाँ पे था कि सुबह 8 बजे से होगा, मतलब 1 दिसंबर सुबह 8 बजे से इंटरव्यू शुरू होगा। और स्लॉट्स भी नहीं आए थे, स्लॉट सुबह 6 बजे को देंगे वो लोग बोले थे। तो मेरा था कि सुबह 6 बजे उठ के तो देखना ही है स्लॉट, तो सो जाता हूँ। और सो जाता हूँ, बोलना बहुत ईजी है पर नींद आना टफ है। पर लकीली मुझे बहुत अच्छा नींद आ गया, और सुबह में 6 बजे उठा और मेरे को 8 बजे का स्लॉट मिला, पहला स्लॉट। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, इतना डाउंटिंग नहीं था। गेट वाला रात का ज्यादा डाउंटिंग था, इसमें एक्चुअली मैं कॉन्फिडेंट था कि एग्जाम अच्छा गया है। एंड मेरा रिज्यूमे, जो हम लोग पहले भी बोल रहे थे कि रिज्यूमे इज लाइक ये क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर तो मैंने ही सेट किया है, तो डरने का क्या बात है, तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंट था। हाँ जी। तो हाँ, तो एक्चुअली जैसा कि राजदीप बोल रहा है, तो जब आप ये प्लेसमेंट की तैयारी करते हो तो वो एक रात नहीं, आपको बहुत रात से ही आपकी नींद चैन थोड़ा जाने लग जाता है। और आप अगर शांत भी हो नेचर से तो आप थोड़ा वो हो जाओगे कि जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, तो ये सब सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। अब चलते हैं 30 नवंबर की रात को। तो जैसा कि बोला कि बोलना आसान होता है कि आराम से सो जाओ, बट नींद आती नहीं है। अब जैसा कि आपने एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखा होगा टेक्सास का, तो हर्ष जो था, तो हर्ष मुझे 1 बजे रात को ही फोन करता है कि भाई कैसा चल रहा है, कल क्या होगा। तो हम लोग उस समय भी बातें कर रहे थे और नींद आ नहीं रही थी। तो मैं, जहां तक मुझे याद है कि मैं 2 बजे सोया था और 6 बजे खुद ही नींद टूट गई। तो ऐसा होता है कि आपको उस दिन कम नींद आएगी, तो वो लाइट है, वो सबके साथ होता है, तो आपके साथ भी हो रहा है, तो कोई बड़ी चीज नहीं हो रही है। तो आप उस समय ये याद रखिएगा कि ये सबके साथ ही होता है ऐसा। अब क्या होता है कि जैसे आपको 1 दिसंबर है, तो 1 दिसंबर को जो सेमीकंडक्टर की हार्डवेयर की कंपनी आएगी, वो एक नहीं आएगी, बहुत सारी आएगी। तो हमारे यहाँ 3 थी। और मुझे नहीं, हमारे यहाँ बेसिकली 4 कंपनी थी, जैसे एक इंटेल थी, माइक्रोन थी, और टेक्सास थी, और कॉलकम थी। तो मैं तो 3 इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट हुआ था, तो मेरी बेसिकली 1 दिसंबर को 3 इंटरव्यू था। अब हम राजदीप से पूछते हैं कि उनके कितने इंटरव्यू थे। हाँ, तो कंपनी 4 थे पर मेरा इंटरव्यू 6 था। क्यों? क्योंकि जैसे टेक्सास हो गया, तो उनका 3 प्रोफाइल होता है, एनालॉग, डिजिटल एंड सॉफ्टवेयर। तो मैं फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं तीनों में शॉर्टलिस्ट हो गया था, क्योंकि मेरा रिज्यूमे थोड़ा दोनों तरफ था इसीलिए। प्लस इंटेल था, क्वालकॉम था और माइक्रोन था आई थिंक सो। तो 6 था मेरे में। और जैसे हम लोग का ऑनलाइन हुआ था हमारे टाइम में ऑनलाइन इंटरव्यू, तो बहुत ज्यादा ही एग्जॉस्टिव हो गया था मेरे लिए 6 इंटरव्यू, क्योंकि स्लॉट में मेरे पास टाइम नहीं था। 8 बजे से लेके 2 बजे तक कॉन्टिन्यूसली 6 इंटरव्यू थे मेरे पास, और मेरे को देना पड़ा। तो मतलब फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट मैं बोलूँ मुझे पता नहीं है, पर हाँ 1 तारीख बहुत टफ था मेरे लिए उस टाइम में, 6 इंटरव्यू। हाँ, तो बेसिकली आप भी देख लीजिए, जैसे मेरे पास टेक्सास का तीनों ऑप्शन था, बट मैं जानबूझ के एनालॉग और एम्बेडेड सिस्टम का मैंने नहीं दिया। और मैं डिजिटल पे ही फोकस कर रहा था क्योंकि मेरी तैयारी उसमें ज़्यादा अच्छी। तो आप भी एक बार डिसाइड कर लीजिए कि आपको तीनों का भरना है या तीनों का टेस्ट देना है अच्छे से, तीनों में इंटरव्यू देना है। क्योंकि ये हो सकता है कि जैसा राजदीप बता रहे हैं
कि अगर आपको ज्यादा इंटरव्यूज हो गए और आपने सपोज टेक्सास में एम्बेडेड प्रोफाइल जो सॉफ्टवेयर की होती है आपने वो भी किया, बट उसके आपकी प्रिपरेशन नहीं है, बट आप कहने के लिए दे रहे हो, तो क्या होगा, आपके ऊपर एक प्रेशर बनेगा फालतू का, क्योंकि आप बैक टू बैक इंटरव्यू दोगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। हाँ सही सही। तो इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा था पहले से कि सबसे अच्छा है 1 पॉइंट फोकस, और उसके अलावा अगर आप मेरे तरह हो तो थोड़ा डिबेट कर सकते हो, इफ यू मतलब अगर आपको है कि हाँ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ तो ठीक है। हाँ, तो अब हम चलते हैं कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले हम राजदीप से पूछते हैं कि उनका इंटेल एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस डोमेन में क्वेश्चन पूछे गए। तो इंटेल का मेरा सुबह 8 से 8:30 का था स्लॉट, हाफ एन आवर्स का था, और वो स्ट्रिक्ट था। अगर इंटरव्यूअर कंटिन्यू करे तो भी हमको पोलाइटली बोलना था कि नहीं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू है तो प्लीज हमें भी छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे पास बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था कि टाइमिंग को देखना है कि अगर इंटरव्यूअर पूछने चले जाए और मैं टाइम मिस कर दूंगा तो थोड़ा पेनल्टी या कुछ तो था, डिसिप्लिनरी का इशू था, ठीक है। तो ये एक मेरे माइंड में चल रहा था। तो इंटरव्यूअर था कि वो पहले शुरुआत से शुरू किया, इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा था। तो मेरे में क्या था कि मेरा जो एमटेक थीसिस है वो ज्यादातर एनालॉग डोमेन में है, एनालॉग या आरएफआईसी डोमेन में है। तो वो मुझे एनालॉग का क्वेश्चन पूछ रहा था। तो फॉर एग्जांपल एनालॉग का क्वेश्चन में वो मुझे ओपेम का क्वेश्चन पूछा। देन ओपेम आ गया तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड ओपेम में क्या डिफरेंसेस है, तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछता रहा मुझे। देन मेरे रेज्यूमे में था कि मैंने फैब्रिकेशन का लैब भी किया है। हमारे यहाँ पे एक कोर्स होता है आईआईटी दिल्ली में, फैब्रिकेशन लैब, जहाँ पे हम लोग मॉसफेट और जो भी मेजरमेंट होता है उसको हम मतलब फैब्रिकेट करते हैं इन आवर हैंड, ठीक है। और आपको पता होगा इंटेल के पास फाउंड्री भी है, तो उनको इसमें इंटरेस्ट था बहुत ज्यादा कि आपको फैब्रिकेशन में क्या आता है। तो उस पे से मुझे क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, व्हाट इज एंटेना इफेक्ट, एंड लकीली आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट एंटेना इफेक्ट। और मैंने लकीली 2 दिन पहले सर्च किया था फैब्रिकेशन का टॉप क्वेश्चंस, और उस पे एंटेना इफेक्ट था, और मैंने पढ़ लिया था। तो उस टाइम में मैं निकल गया कि मैं एंटेना इफेक्ट उनको बोल दिया, तो उनको कन्विंस हो गया कि या फैब्रिकेशन लैब इसको आता है। दैट मीन्स लक थोड़ा मुझे हेल्प किया उस टाइम में, ठीक है। प्लस मेरे में सी का था क्योंकि मशीन लर्निंग था। तो सी में उन्होंने मेरे को जनरल जो ऑप कॉन्सेप्ट होता है वो मुझे बोलने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी अगर इंटरव्यूअर कुछ आपको पूछे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जैसे मेरे को ऑप कॉन्सेप्ट बोला तो मैं डायरेक्टली बुक का बोल सकता था उसको डेफिनेशन, पर मैंने उसको रियल लाइफ एग्जांपल देके उसको बताया। तो उससे वो लोग ज्यादा इंप्रेस होते कि हाँ इसको बाई हार्ड नहीं, उसको माइंड में पता है कि एग्जैक्ट में होता क्या है। हाँ जी, तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था? हाँ, तो बेसिकली मेरा जो इंटरव्यू था, मेरा फर्स्ट जो डे का इंटरव्यू था वो इंटेल का ही था, और वो 9 बजे था। और 9 बजे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, तो मुझे 9:30 में मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ, और वो मुझे पता भी नहीं चला कि इंटरव्यू मेरा खत्म हो गया है। उन्होंने बोला कि हमारे तरफ से हो गया, और मुझे अगर सच्चाई पूछा जाए तो मुझे 9:30 को लग गया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि मैंने एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जिसका मैंने आंसर नहीं किया था। सारे ही क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से आंसर किया था। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे ये ऑनलाइन इंटरव्यू हो गया, तो आप घर पे रहते हो तो आप सोचते हो कुछ भी पहन के इंटरव्यू दे देंगे। बट मुझे क्या लगता है कि अगर आप अच्छे से रेडी हुए हो, आप ब्लेजर पहने हुए हो, अच्छे से सूट पहने हुए हो, तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। कि जैसा कि मैं जब इंटरव्यू देना शुरू तो मुझे सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट यही मिला कि आप बहुत अच्छे से रेडी हुए हो इंटरव्यू के लिए। तो इससे एक इंटरव्यूअर के दिमाग में जाता है कि आप कितने सीरियस हो कंपनी ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे जीतू ने पहले हम सबको रेकमेंड किया था कि वेल ड्रेस जाना। हाँ, मैंने या सबको बताया भी था। तो सबसे पहले आपको ड्रेस पे ध्यान देना ही है। आप अच्छे से रेडी होके बैठिए, ये नहीं कि आपके चेहरे से लगे कि आप सो रहे हो। चेहरे से लगना चाहिए, स्माइल होना चाहिए चेहरे पे, और लगना चाहिए कि आप अभी उठे नहीं हो, अभी एकदम रेडी हो। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए। सेकेंड थिंग है कि अब मेरा क्या हुआ कि अब उन्होंने सबसे पहले मेरे रिज्यूमे देखा, और रिज्यूमे देख के बोला कि अच्छा, आपने ये प्रोजेक्ट लिखा है मॉस सही का, आप इसके बारे में कुछ बताइए। तो अब ये तो जैसा कि राजदीप ने बताया कि हमने तो अपना क्वेश्चन पेपर खुद सेट कर दिया है, और वो उसी में फंस गए हैं। तो उन्होंने बोला कि वो चीज एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना शुरू किया। अब कितने लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया तो 3-4 लाइन बोलेंगे और शांत हो जाएंगे। मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बोला कि मैंने ये किया है। फिर उसमें था फिगर ड्रॉ करना था, तो मैंने पूछा कि मैं फिगर ड्रॉ कर सकता हूँ। तो उनको भी अच्छा लगता है।
तो मैंने फिगर ड्रॉ किया, फिर मैं आगे बता रहा हूँ कि मैंने कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज किए, फिर इसके क्या एडवांटेज हैं, इसके क्या डिसएडवांटेज हैं। बेसिकली मैं खुद से ही बताते जा रहा हूँ। तो अगर उनको इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपको रोकेंगे, और अगर उनको इंटरेस्ट है तो वो सुनते जाएंगे। तो मैं ऐसे एक्सप्लेन करते गया, वो बीच बीच में पूछते गए, ऐसे करते करते मैंने एक प्रोजेक्ट में उनको 15 मिनट तक उसी में रखा, और मैं बहुत अच्छे से पेपर पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ कि मैंने इतने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज किए, इस चीज का ये फायदा है, इस चीज का ये फायदा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज बता रहा हूँ। उनको कुछ डाउट हो रहा है तो वो पूछ रहे हैं। जैसे कि मेरा वो था बाइनरी टू ग्रे कोड था, तो वो पूछ रहे थे कि ग्रे कोड का क्या एडवांटेज है। फिर दूसरा प्रोजेक्ट था मेरा, जो जैसा राजदीप ने बताया फेब्रिकेशन लैब का था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि आईसी को फैब्रिकेट करते हैं हम आईआईटी दिल्ली के लैब में, और हमें प्रोसेस बाय प्रोसेस पूरा सिखाया जाता है कि फोटोलिथोग्राफी कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, डिफ्यूजन कैसे करते हैं, तो ये सब कुछ हमें सिखाया जाता है। तो फिर वो लोग जो मैम थी जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने पूछा कि आपका सेकेंड प्रोजेक्ट है वो फैब्रिकेशन से रिलेटेड है। मैंने बोला हाँ, तो उसके बारे में कुछ बताइए। फिर से मैंने वही किया, मैंने पेन और पेपर लिया, और एक्चुअली क्या होता है कि ऑनलाइन में आप सामने तो देख नहीं रहे हैं, तो आपको ऐसे दिखाना पड़ता है। तो मैंने पेन और पेपर पे फिर मैंने लिखना शुरू किया कि फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन था, तो मैंने ऑक्सीडेशन मतलब मैं ऑक्सीडेशन बोल रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट स्टेप क्लीनिंग होता है, तो क्लीनिंग में मैंने क्या किया, उसके बाद प्रोसेस में क्या किया, सब कुछ मैंने लिखा अच्छे से, मैंने ड्रॉ किया। मैं फिगर भी बेसिकली मॉसफेट का ड्रॉ कर रहा था। तो उसी में वो पूछते भी जा रहे थे कि अच्छा ये तुमने इचिंग किया तो इचिंग में क्या यूज कर रहा था, ये फोटोलिथोग्राफी किया, तो मैं खुद से बता रहा था कि पॉजिटिव फोटोलिथोग्राफी का ये डिफरेंस है, निगेटिव का ये है, पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट का, निगेटिव फोटोरेसिस्ट का, ऑक्सीडेशन दो टाइप के होते हैं, वेट ड्राई। तो बेसिकली मैं उनको फंसा रहा हूँ, मैं अपने आप से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो नहीं भी पूछ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि उनको लग भी रहा है कि आ रहा है, और आपका टाइम भी अच्छे से जा रहा है। तो आप कैसे इंटरव्यू देते हो ये मैटर करता है। और बीच में जैसे कि अब मैं मॉसफेट एक्सप्लेन कर रहा था, और मैं इसके लिए बताना चाहूंगा कि आपका जो भी प्रोजेक्ट हो, थोड़ा सा आप उसके अगल बगल की भी चीजें सीख के रखिए। जैसे हमने मॉसफेट फैब्रिकेट किया था, राइट, बट वो क्या बोल रही थी कि आप इन्वर्टर बना के दिखाओ मॉसफेट में, और वो डायग्राम में स्ट्रक्चर में कैसे इन्वर्टर बनाते हैं वो आप बना के दिखाओ। तो मैंने पहले से पी वेल और एन वेल अच्छे से पढ़ रखा था, तो मैंने बना दिया। तो यही मैं कहूँगा, थोड़ा लिख से हटके कीजिए, और जो आपसे पूछा जाए उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, ट्राई कीजिए कितना आप इलेबोरेट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने उस चीज जो आपका क्वेश्चन पेपर सेट किया, अगर आपने वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जल्दी खत्म कर दिए, फिर तो क्वेश्चन आपको कहीं से पूछा जाएगा, तो फंसने के आपके ज्यादा चांसेस हैं। तो ये मेरा हाँ का एक्सपीरियंस था। और जैसे ही 9:30 हुआ, तो मैम बोल रही कि आपका इंटरव्यू हो गया, और मैंने एक भी सिंगल क्वेश्चन मिस नहीं किया था। मुझे 9:30 पे लग गया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट यही है कि जब आपको ऐसा लगे तो भी किसी को नहीं बताना है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। हाँ। और जीतू का बात से मुझे और चीज भी याद आया। जैसे मेरे पास एक्चुअली मैंने हर क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था। मुझे याद है तो 2 क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं आता था, और मैंने क्लियरली उनको बोल दिया कि ऐसे घुमा फिरा के नहीं बोला, डायरेक्टली बोला कि नहीं मुझे नहीं आता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो मीन सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप घुमाओगे तो नहीं हो सकता है सिलेक्शन, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि हमको मतलब समझना चाहिए कि इंटरव्यूअर का साइकोलॉजी क्या है। जैसे अगर इंटरव्यूअर है फॉर एग्जांपल, और आप एक दिन में 20 इंटरव्यू ले रहे हो, तो आपको क्या होगा, आपके पास क्वेश्चंस ही नहीं रहेंगे ना पूछने के लिए। तो तब अगर कोई जीतू जैसा बंदा आएगा और आप उसको एक क्वेश्चन बोल रहे हो और वो उसी क्वेश्चन में है, मतलब आपको क्वेश्चन का हिंट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा व्हाट इज ओम्स लॉ, और आपने बोल दिया ओम्स लॉ इज नथिंग बट इट इज रेशियो बिटवीन योर आई एंड वी और समथिंग, और आप बैठ गए, ठीक है। तो इंटरव्यूअर को क्या होगा कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, उसको सोचना पड़ रहा है। तो तब जाके आपको ये बोलना है कि हाँ द डेफिनेशन ऑफ दिस इज दिस, बट ये कभी कभी फॉलो नहीं होता इन नॉन लीनियर डिवाइस, जैसे एम्पलीफायर। तो उसको आएगा कि हाँ व्हाट इज एम्पलीफायर, टेल मी समथिंग अबाउट एम्पलीफायर। तो इट्स ऑल अबाउट स्टीयरिंग द इंटरव्यू, आप कैसे स्टीयर कर रहे हो। आप जैसे मेरा जो था ना प्रोजेक्ट, उस पर मैंने बायसिंग में करंट बायस यूज किया था। तो मेरे को करंट बायसिंग का आंसर देना था, पर वो पूछ नहीं रहा था। तो मैंने उसको बोला कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया है और बायसिंग के लिए आई हैव यूज्ड करंट बायस, तो एक कीवर्ड आ गया। तो उसने करंट बायस का मुझे बोला ड्रॉ करके दिखाओ कि कैसे यूज किया तुमने। तो ऐसे आपको जो आता है ना इंटरव्यूअर को उसी तरफ डाइवर्ट करना है। तो उससे मतलब इट्स लाइक आपका ही क्वेश्चन पेपर और आप ही क्वेश्चन सेट कर रहे हो।
तो ये जैसा राजदीप बोल रहा है, तो आपको बेसिकली नॉलेज इतना मैटर करता है, वो तो करता ही है, आपको इंटरव्यू कैसे देना है वो भी ध्यान में रखना है। आप चाहो तो इंटरव्यूअर के एक ही चीज में फंसा के रख सकते हो और आपको बहुत अच्छा इंटरव्यू जा सकता है। अब क्या होता है कि इस साल से शुरू हो गया था, लास्ट ईयर से ऑनलाइन इंटरव्यू, मतलब घर पे ही हो आप, आपका इंटरव्यू होगा। ऑब्वियस सा क्वेश्चन होता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम राजदीप से जानते हैं। राजदीप, आप बताइए कि क्या डिफरेंस आपको लगा ऑनलाइन में, और अगर जो कैंपस में होता तो क्या डिफरेंस होता। हाँ, तो अगर किसी भी दिन मुझे कोई बताता है कि आपको ऑनलाइन इंटरव्यू या ऑफलाइन इंटरव्यू किस में जाना है, तो मैं तो ऑफलाइन ही बोलूंगा, क्योंकि ऑफलाइन हमेशा बहुत सही होता है। और मेरे को दोनों एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जब बीटेक में था, उसके बाद जब मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो तब ऑफलाइन इंटरव्यू हुआ करता था। तो ऑफलाइन में क्या होता है कि आपका जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, जैसे आप मुझे अगर 3D में देखोगे, रियल लाइफ में देखोगे, तो अलग सा लगेगा, और अभी आप मुझे वीडियो में देख रहे हो तो अलग सा लगता है। तो ऑफलाइन में क्या होता है, आपका जो पर्सनैलिटी है वो एड ऑन करता है आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस को, और इंटरव्यू को लगता है कि नहीं, इस बंदे को सच में ये चीज आता है। ठीक है, हम ध्यान नहीं देते ये सबटल चीजों को, पर ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, तो मेरे लिए ऑफलाइन इंटरव्यू बहुत सही है, ऑनलाइन भी ठीक है अभी के टाइम के लिए। हाँ जी। तो तो एक्चुअली क्या था कि मैंने भी अपने एनआईटी सूरत में तो मैंने इंटरव्यू दिया था, तो ऑफलाइन में ही दिया था और मेरी वहाँ सिलेक्शन हुई थी अच्छी कंपनी में। तो और यहाँ मैंने ऑनलाइन दिया। और क्या था कि जब फर्स्ट ईयर में मैं था, एमटेक फर्स्ट ईयर में, तो मैं टीएनपी में काम भी करता था, वॉलंटियरिंग भी करता था। तो मैंने अपने सीनियर को देखा था कि वो ऑनलाइन इंटरव्यू, ऑफलाइन इंटरव्यू, जो कैंपस में इंटरव्यू कैसे दे रहे हैं। तो दोनों चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज है। जैसे अगर आप देखोगे, अगर आप कैंपस से देते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि सारे लोग आए हुए रहते हैं, लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में बेसिकली होता है आईआईटी दिल्ली में। तो आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्ट होते रहता है कि इतने सारे लोग हैं, इंटरव्यू देना है, ऐसा आपको एक डर लगने लगता है। फिर क्या होता है कि आप इंटरव्यू दिए तो आप बाहर खड़े हो, बैठने की जगह नहीं है, कभी कभी नहीं होती है, तो आप एंजाइटी में बाहर ही खड़े हुए हो, लोग दिख रहे हैं तो आप टेंशन में थोड़ा रहते हो। जबकि ऑनलाइन इंटरव्यू में क्या होता है कि आपने एक इंटरव्यू दिया, आप थोड़ा बेड पे लेट सकते हो, थोड़ा पानी पी सकते हो, थोड़ा आराम कर सकते हो, और फिर से इंटरव्यू दे सकते हो। तो आप चार्ज अप होते हो इसमें। तो इस महीने में अगर देखा जाए तो ऑनलाइन इंटरव्यू अच्छा है। और दूसरा चीज क्या है कि इसमें बेसिकली ऑफलाइन में क्या होता है ना कि आप जब लिख रहे होते हो तो इंटरव्यूअर देख रहा होता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि आप जब लिख रहे हो तो नहीं देख रहा है। तो आप बहुत ज्यादा अगर टाइम लोगे ना तो इंटरव्यूअर बोर हो सकता है। आप तो आप ये कर सकते हो, थोड़ा लिख रहे हो तो आप कुछ कुछ बोलो। और मैं क्या करता था कि अगर आपके और भी चीजें जैसे पैड सब भी आते हैं वो कि आप उस पर लिखो, स्क्रीन पे दिखेगा, बट मैं तो कॉपी पेन पे ज्यादा विश्वास रखता था और मुझे आसान भी लगता था। तो बेसिकली क्या होता है कि कॉपी पे लिखो और फिर आपको ऐसे करके पूरी चीजें दिखानी होगी और वो देख लेंगे कि क्या क्या है, आपने क्या क्या लिखा है। तो ये आपको ऑनलाइन इंटरव्यू में ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर दूसरी बात क्या है कि ऑफलाइन में क्या होता है कि आप जैसे ही दे के आए या खराब हुआ तो दोस्त लोग आपको हौसला बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे आपको कॉल करना पड़ेगा दोस्त को, और हो सकता है कि आपका दोस्त जब फ्री होगा तब पिक करेगा कॉल। तो हम लोग बीच में कॉल करते रहते थे। हाँ, और अगर इस साल को जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा चांस है कि इस साल भी ऑनलाइन ही होगा आप लोग का इंटरव्यू दिसंबर में। ठीक है, तो जैसे जीतू बोल रहा है कि उसको पेन एंड पेपर में ज्यादा विश्वास है, पर मेरे को मतलब टच स्क्रीन का ज्यादा विश्वास था, तो इसलिए मेरा लैपटॉप टच स्क्रीन था, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया था वहां पे। पेन एंड पेपर होता तो शायद मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। पर एक लैपटॉप टच स्क्रीन लेना बहुत एक्सपेंसिव है, तो एक बोनस टिप में दूंगा, आप लोग एक पेन टेबलेट खरीद सकते हो, अराउंड 2000 और 3000 में आ जाता है, इफ यू आर कंफर्टेबल उसमें लिखने में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट होता है इंटरव्यूअर को, उसको लगेगा कि ज्यादा ट्रांसपेरेंट है ये स्टूडेंट। ओह, करंट चला गया। या जीतू कंटिन्यू। हाँ, तो ऐसे ही आपको, अब आपको पता चल गया होगा दोनों इंटरव्यू में बीच का डिफरेंस। तो बेसिकली फिर अब क्या होता है, हमने इंटरव्यू दे दिया, कितने लोगों का सेकेंड राउंड हो गया था, हमारा सेकेंड राउंड नहीं हुआ था। तो हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि भाई हमारा सेकेंड राउंड नहीं हुआ यानी हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है, बट बहुत कम लोग का सेकेंड राउंड इंटरव्यू हुआ था, बट फिर भी एक अंदर में कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा। तो सबसे पहले टेक्सास का है, तो टेक्सास में तो हम दोनों का ही नहीं हुआ। फिर 8 बज चुकी थी, अभी तक रिजल्ट नहीं आया था, तो मुझे राजदीप का कॉल आता है। तो कॉल का एक्सपीरियंस अब हम राजदीप से जानेंगे। हाँ,
तो मेरा तो 2 बजे तक 6 इंटरव्यू था, ठीक है। तो उसके बाद मैं पूरा एग्जॉस्ट हो गया था। उसके बाद शायद मैं सो गया था, नहीं सोया था, क्योंकि मुझे था कि सेकेंड जो राउंड होता है उसके लिए आ सकता है। और इंटेल में मुझे सबसे ज्यादा था कि इंटेल में होने का चांस सबसे ज्यादा है। उसके बाद माइक्रोन में था, और माइक्रोन में सेकेंड राउंड हो रहा था किसी किसी का, मेरे को नहीं आ रहा था, तो बहुत डर लग रहा था। तो मेरे पास था कि इंटेल में तो हो जाना चाहिए। इंटेल में भी कुछ कुछ लोगों का सेकंड राउंड में बुलाया, तो मुझे लगा अरे इंटेल भी नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ा मतलब डर गया, या क्या बोलूं, या चिल आउट करने के लिए मैंने जीतू को फोन किया कि भाई क्या हुआ कुछ। मतलब एक्चुअली जीतू जीतू ऐसा है कि उसका कनेक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उसको पता रहता है हमेशा कि कहीं से तो किधर से वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है उसको। तो इसलिए मैंने जीतू को कॉल किया कि भाई कोई है क्या इन्फॉर्मेशन। तो तब उसने बताया कि भाई इन्फॉर्मेशन छोड़ो, मुझे ये टॉपिक है नहीं आता है, वो मुझे बताओ कि कैसे हो रहा है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करो, तुमने किया था। तो मैंने बोला भाई इंटरव्यू हो गया है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो तब जितने बोला देख, तेरा हो सकता है कि आज ना हो, पर तेरा सेकेंड डे भी है, उसमें भी तेरे को 3-4 कंपनी आएगा और तुझे परफॉर्म करना है उधर। तो अगर अभी तू मतलब ऐसा कि क्या कहते हैं कि छोड़ दिया, मतलब गिव अप कर देगा, तो उधर ही तेरा मतलब सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आज नहीं हुआ तो कल के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दे। और मेरे पे था कि नहीं, मुझे कल के लिए प्रिपरेशन नहीं करना है। तो तब जाके मुझे जीतू ने हेल्प किया था कि नहीं, मुझे ये टॉपिक में डाउट आ रहा है, तो इसको पढ़ के एंड देन मुझे बता कि कैसे हुआ। तो उसके बाद मैं भी पढ़ने लग गया। तो मतलब मेन बात तो यही है कि अगर आपका सिलेक्शन हो या ना हो, बहुत लक के ऊपर फेवर करता है, डिपेंड, मतलब बिलीव मी, बहुत लक के ऊपर फेवर करता है। नॉलेज तो आपका है, आपने इंटरव्यू दे दिया, लक पे साथ नहीं है तो सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। पर उसके लिए ये नहीं है कि पहला दिन में नहीं हुआ तो सेकंड थर्ड डे नहीं है, आपके पास सेकंड थर्ड डे भी है। जो लोग आईआईटी से सुन रहे हो, ठीक है, एनआईटी में तो पूरा ईयर ही चलता रहता है इंटरव्यूज, तो आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप एक इंटरव्यू 2 इंटरव्यू के लिए मतलब गिव अप कर दोगे, प्रिपरेशन छोड़ दोगे, तो गया आपके हाथ से। तो मेन जो है एजेंडा वो यही है, जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक पढ़ना छोड़ना नहीं, ठीक है, उसके बाद भी पढ़ना है। हाँ, तो बेसिकली जैसा राजदीप ने बताया, तो ये होता है एक्चुअली सबके साथ होता है कि अब इंटरव्यू दे दिया तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा कुछ नहीं करेंगे, और क्या होगा, रिजल्ट आ गया तो हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो डिप्रेशन में चले जाएंगे 2-3 घंटे। तो इस तरह से आपका टाइम वेस्ट होगा। तो यही चीज मैंने राजदीप को बोला कि देख, हमारा अगर सिलेक्शन हो जाएगा तब तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता तो भी हमें पढ़ते रहना है। अगर हम पढ़ते रहेंगे ना तो निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, हमारा माइंड कहीं और बिजी होगा। और राजदीप ही था, और भी कुछ फ्रेंड मुझे कॉल कर रहे थे, तो मैंने सबको यही बोला था कि देखो, अगर होना होगा तो हो ही जाएगा, बट हम नेक्स्ट डे का प्रिपरेशन शुरू करते हैं। और अगर अभी 8 बजे से पढ़ रहे हैं, 11-12 बजे तक पढ़ेंगे तो हमें नींद भी आ जाएगी। तो आपको थोड़ा भी डिप्रेस नहीं होना है, आप इंटरव्यू दो, और जो भी टाइम लगे थोड़ा आराम आराम करो और फिर से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा आने वाली है। और आपका आज नहीं हुआ, फर्स्ट डे नहीं हुआ तो सेकेंड डे होगा, सेकेंड नहीं हुआ थर्ड डे हुआ, क्योंकि आपने अच्छे से मेहनत की है, तो आपका कहीं ना कहीं तो होना ही है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि आपको हिम्मत नहीं हारना है और अपने माइंड पे कंट्रोल करना है। आप शांत रह के उस समय क्या बेस्ट कर सकते हो, यही कर सकते हो, या तो आराम कर सकते हो या पढ़ सकते हो। आपको फालतू का टेंशन नहीं लेना है कि भाई रिजल्ट नहीं आएगा, होगा कि नहीं होगा। इस तरह से एंजाइटी बढ़ेगी और आप अनस्टेबल ज्यादा हो जाओगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सेकेंड डे के लिए। तो मैंने बेसिकली यही राजदीप को बताया था, और हम दोनों ही पढ़ने फिर बैठ गए थे। तो इस तरह से आपको कभी भी एंजाइटी हो तो आप एक दूसरे फ्रेंड को कॉल करें, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आप रिलैक्स महसूस करोगे, क्योंकि वो भी सेम डोमेन में ही होते हैं। तो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि मुझे 9 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ था, और 9:30 में मुझे लग गया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। लेकिन फिर भी आपको ये चीज अंदर ही रखना है जब तक आपका रिजल्ट ना आए। आपको पता है कि आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, लेकिन आपको ये अंदर ही रखना है, और आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। पूरा ये फिक्स होके नहीं मान लेना है कि आपका उसमें हो ही जाएगा। और अगर सजेशन की बात आती है, तो आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप कॉन्फिडेंट रहो, आपका सिलेक्शन होना तय है। कुछ हम राजदीप से एडवाइस जानते हैं कि ये अगर कुछ कहना हाँ, चाहें। मेरा लास्ट सजेशन यही होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इंटेल के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको पता है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, और अभी अगर सोचेंगे तो बहुत आपको वो हो सकता है कि इतने सारे चीजें पढ़ना है, कैसे फिनिश करूंगा। तो मेरा ये है कि आप फॉर एग्जांपल आप डिजिटल से शुरू करो, उसके मास्टरी अचीव कर लो, ठीक है, एंड देन गो टू नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो ऐसे करके आपको अगर 4 सब्जेक्ट आ रहा हो, आपको चारों के चारों नहीं जानना होता, मतलब जरूरी नहीं है आप 2 को ही मास्टर कर लो। जैसे हार्डवेयर में मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है, तो आप सिर्फ
डिजिटल और एनालॉग को परफेक्ट कर लो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी निकल जाएंगे। सी का थोड़ा आता है, छोड़ दो, नो इशू, इंटरव्यू में बोल दो आई डोंट नो सी, पर आई एम ए गुड लर्नर, मैं सीख लूंगा 1-2 महीने में। और सी सीखना इज नॉट ए रॉकेट साइंस, ठीक है। तो बात वही है कि आप सब्जेक्ट वाइज ध्यान दो, सब एक साथ में मत देखो, 1 या 2 सब्जेक्ट ले लो जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आता है और उसको ही प्रिपेयर करो। हाँ, तो बेसिकली आपके पास एक प्रॉपर होना चाहिए कि किस तरह से तैयारी करना है। अब जैसे सी का बोल रहे थे, राजदीप बोल रहे थे, तो सी में आपको प्रोग्रामिंग नहीं आता, इट्स ओके, बट आपको वो आना चाहिए कि अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो कौन से में एरर है, ये वाले आने चाहिए, क्योंकि रिटर्न में आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। बट उससे ज़्यादा अगर नहीं आ रहा है तो इट्स ओके। और जैसा कि राजदीप बोल रहे हैं कि डिजिटल आईसी डिज़ाइन है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अगर आपके पास टाइम है तो लॉग आईसी डिज़ाइन पढ़ लो। फिर वेरीलॉग आपको मस्ट आना चाहिए, आपने जो प्रोजेक्ट किए हैं वो आपको अच्छे से आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपको काम रहना है, खुश रहना है। अगर आप खुश रहोगे तो सामने वाले का अच्छे से क्वेश्चन सुनोगे, सामने वालों को भी अच्छा लगेगा कि मैं किसी अच्छे आदमी का ले रहा हूँ इंटरव्यू। आप अच्छे से सुनोगे और अच्छे से जवाब दोगे। तो दोस्तों, ये हमारा इंटेल का इंटरव्यू था, मेरा और राजदीप का। और मैं इसी तरह से ट्राई करूंगा कि और भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस लाऊं और कॉलेज के बारे में लाऊं। इसके लिए आप एक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, ताकि हमें लगता रहे कि मैं जो बना रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है और मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियो बनाऊं। तो इसी के साथ दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। या बेस्ट ऑफ लक।